मेरा नाम मधु है। मेरी उम्र 21 साल है। मेरे बाप ने 2 शादियां की थी। मेरी सगी माँ मर चुकी थी। अब मैं अपनी सौतेली माँ के पास ही रहती थी। मेरा बाप बहुत ज़्यादा बीमार रहता था। मैं बच्चों को ट्यूशन पढ़ाया करती थी और इतनी भी नादान नहीं थी। मुझे सब पता था कि मेरी सौतेली माँ मुझ पर जुल्म करना चाहती है, पर मैं अपनी सौतेली माँ के सारे जुल्मों को सह रही थी। पापा की बीमारी थी कि ठीक होने का नाम ही नहीं ले रही थी, और फिर एक दिन पापा भी इस दुनिया से चले गए। उनकी तबीयत पहले से बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी। मेरी सौतेली माँ ने साफ कह दिया था कि अगर तू मेरी दोस्त के बेटे से शादी करती है तो ठीक, वरना यहाँ से चली जा। तेरा बाप मर गया है, अब मेरा तुझसे कोई संबंध नहीं है। मैं उस लड़के से शादी नहीं करना चाहती थी। वो बहुत ही बुरा इंसान था। वो अपना कोई भी काम नहीं करता था, एक नंबर का निकम्मा और आलसी था। मैं उसे शादी करके एक नरक से निकलकर दूसरे नरक में नहीं जाना चाहती थी। मेरी सौतेली माँ अपनी सहेली के बेटे से इसलिए शादी करवाना चाहती थी क्योंकि फिर उन्हें शादी में कोई दहेज भी नहीं देना पड़ता। उल्टा उनकी सहेली अपने बेटे की शादी मुझसे करवाने के लिए मेरी सौतेली माँ को 50,000 रुपये दे रही थी। मेरे पापा के अलावा इस दुनिया में मेरा कोई भी नहीं था, लेकिन मैंने झूठ बोला कि शहर में मेरे मामा रहते हैं, मैं उनके घर जा रही हूँ। मेरी माँ ने भी मुझे धक्का देकर कहा, तो चली जाए यहाँ से, इंतजार किस बात का है। मेरे पास थोड़े से पैसे जमा थे। मैंने वो पैसे लिए और शहर चली आई और वहाँ जाकर एक घर किराए पर लेने की बात की। वहाँ एक लड़की को देखा जो अपने घर के सामने वाली जगह को धो रही थी। मुझे बहुत ज़्यादा प्यास लगी हुई थी। मैंने उसे कहा कि मुझे 1 गिलास पानी मिल जाएगा। वो 26-27 साल की होगी और बहुत अच्छी थी। उसने मुझे फ़ौरन पानी लाकर दिया। पूछा, क्या आप अकेली हैं? मैंने उसको बताया कि मैं बहुत दूर से आई हूँ। उस लड़की का नाम कोमल था। उसने मुझे बताया कि यहाँ एक बूढ़ा इंसान रहता है, इसके काफ़ी सारे छोटे छोटे घर हैं, वो घर किराए पर दे देगा, आप उससे बात कर लें। उस लड़की ने मेरी बहुत बड़ी मुश्किल हल कर दी थी। मुझे घर किराए पर मिल जाए तो मेरी बहुत ही बड़ी मुश्किल हल हो जाती। लेकिन मालिक मकान ने मुझे एक बात कही। उसने कहा कि देखो, तुम अकेली हो और मैं किसी अकेली लड़की को कमरा किराए पर नहीं देता, लेकिन तुम मजबूर हो, इसलिए मैं तुम्हें घर तो दे दूंगा, पर मेरी एक छोटी सी शर्त है। पहले तो मैं हैरान हुई कि पता नहीं बुढ़ा किस तरह की शर्त रखेगा, लेकिन फिर जब उसने शर्त रखी तो मैंने फ़ौरन शर्त मान ली। उसकी ये बात बिल्कुल ठीक थी कि अकेली लड़की को घर इतनी आसानी से नहीं मिल सकता। उस बुढ़े ने कहा कि मेरी पत्नी मर चुकी है और तुम्हें मेरे कपड़े धोकर इस्त्री करके मुझे देने होंगे। मैंने कहा ठीक है, मैं कपड़े धो दूंगी। दिल में काफ़ी खुश थी कि चलो सौतेली माँ से तो जान छूट गई। मैंने अपने घर को थोड़ा बहुत सेट किया। उस बुढ़े ने कपड़े धोने के लिए मुझे एक मशीन भी दे रखी थी और फिर साथ में कुछ कपड़े भी दिए। मैंने सोचा कोई ज़्यादा समस्या नहीं है, डेली एक जोड़ी कपड़े धोना, उनको प्रेस करना कौन सी बड़ी बात है। जिस घर में मैं रहती थी उस घर से 2 घर छोड़कर ही कोमल का घर था। उसने शाम को ही मेरे लिए चाय और खाना भी भिजवाया था। वो बहुत अच्छी थी। उसके साथ मेरी थोड़ी बहुत दोस्ती भी हो गई थी। ऐसा लगता था कि मैं बहुत अच्छी जगह रहने आ गई हूँ। सारे लोग ही बहुत अच्छे थे। मैंने घर के सामने एक बोर्ड लगा दिया कि यहाँ पर बच्चों को ट्यूशन पढ़ाई जाती है, और अगले ही दिन मेरे पास 1-2 बच्चे आ भी गए। मैंने सोचा था कि दिन के टाइम नौकरी करूँगी, इसलिए मैं इंटरव्यू देने के लिए भी गई थी। अब मुझे अपनी ज़िंदगी को खुद ही संभालना था। मेरे लिए ये सब कुछ इतना आसान नहीं था, लेकिन मैंने अपनी माँ और अपने बाप को अपनी आँखों के सामने मरते हुए देखा था। उसके बाद मुझ में इतनी हिम्मत तो आई गई थी कि मैं अकेले ही समाज से लड़ सकती थी। जो कुछ जेवर और पैसे मेरे पास थे मैंने वो बैंक में रखवा दिए ताकि वो सुरक्षित रहें और मैं उनको खर्च ना करूं। मेरी कोशिश थी कि जो पैसे मैं कमाऊं उन्हीं को खर्च करूं। मेरी ज़िंदगी इसी तरह चल रही थी। वो लड़की जिसके साथ मेरी दोस्ती हो गई थी, कोमल, वो बहुत ही अच्छी थी। मैं उसके घर भी गई थी। उसके घर में उसकी एक माँ और 2 छोटी बहनें थीं। उनके घर में भी बहुत ही गरीबी थी। कोमल एक स्कूल में पढ़ाती थी। उसने बहुत जल्दी ही मेरी नौकरी भी अपने स्कूल में ही लगवा ली। मेरे मालिक मकान का नाम तुषार था। वो बूढ़ा आदमी था, लेकिन उसके बारे में वहाँ ज़्यादातर लोगों की राय अच्छी नहीं थी। सब कहते थे कि बहुत ही ख़राब आदमी है। अपने ज़माने में जब जवान था तो बहुत सी औरतों के साथ चक्कर था। दरअसल इस मोहल्ले में ज़्यादातर घर उसी के थे। कम से कम इस मोहल्ले में उसके 10 घर थे जो उसने किराए पर दे रखे थे। इसीलिए सब लोग उससे चिढ़ते थे और उसके बारे में बुरा सोचते थे। और वैसे भी वो मकान मालिक किसको अच्छा लगेगा जो महीने की पहली तारीख को ही आपसे पैसे मांगने के लिए आ जाए। वो भला आपको अच्छा क्यों लगेगा।
वैसे उसने मुझे किराया बहुत ही कम मांगा था, इसलिए मुझे उससे कोई समस्या नहीं थी। एक दिन मैं उसके कपड़े धो रही थी जब उसके कपड़ों में मुझे 500 का नोट मिला। पहले मैंने सोचा कि मैं ये वापस कर दूं, फिर सोचा कि नहीं, रहने देती हूँ, मेरा भी तो कोई हक बनता है। मैं आखिर उसके कपड़े धो रही हूँ, अगर मांगेगा तो कह दूंगी कि हाँ मिले थे, अलमारी में रखे हैं, भूल गई थी। और अगर नहीं मांगेगा तो मैं अपने पास रख लूँगी। वैसे इतना अमीर आदमी है, 10 घर थे उसके और सबसे किराया लेता था। उसे क्या परवाह कि 500 का नोट कहाँ गया। इसीलिए मैंने वो पैसे अपने पास ही रख लिए। 2-3 दिन तक तो मैं सोचती रही कि कहीं पूछ न ले, वापस कर देने चाहिए, वरना सोचेगा कि ये तो चोर लड़की है, मेरा भरोसा टूट जाएगा। कहीं ऐसा ना हो कि इन 500 के पीछे मुझे घर से ही निकाल दे। लेकिन 3 दिन गुजर गए थे और उसने ऐसा कोई सवाल नहीं किया था। उसके बाद मैं भी रिलैक्स हो गई, लेकिन फिर आगे लगातार ऐसा ही होने लगा। मुझे उसके कपड़ों से हर रोज़ पैसे मिलने लगे थे। मैं वो सारे पैसे अपने पास ही रख लेती थी। मैं खुश थी कि चलो अच्छी बात है, मेरी मेहनत की कमाई है, आखिर मैं उसके कपड़े धोती हूँ। उसके सारे ही कपड़े सफ़ेद रंग के होते थे। एक दिन सुबह सुबह सोकर उठी तो मोहल्ले में काफ़ी शोर हो रहा था। सब लोग आपस में झगड़ रहे थे और एक दूसरे को बुरी बुरी गालियां दे रहे थे। मुझे लड़ाई झगड़ों से बहुत डर लगता था। मेरी सौतेली माँ भी मेरे बाप के साथ लड़ती रहती थी, उनकी बीमारी का भी लिहाज नहीं करती थी। लड़ने झगड़ने की आवाज़ों से मेरा दिल बैठ जाता था। पता नहीं बाहर किस बात पर लड़ाई हो रही थी, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। मैंने कोमल से पूछा कि क्या बात है, तो उसने कहा कि एक घर से जवान लड़की गायब हो गई है, इसलिए सब शोर मचा रहे हैं। एक आदमी कह रहा था कि पड़ोस वाले घर की लड़के ने ही उसकी लड़की को भगाया है, क्योंकि कई बार उस लड़के को उस लड़की के घर के आसपास चक्कर लगाते देखा गया था। लेकिन ये भी तो हो सकता है कि वो लड़की खुद ही किसी के साथ चली गई हो। आजकल तो ये सब कुछ आम हो गया है। मैंने पूछा, क्या वो लड़की गलत टाइप की थी, क्योंकि तुम तो शायद उसको जानती होगी। उसने कहा कि नहीं, वो लड़की ऐसी नहीं थी, वो तो 15 साल की मासूम बच्ची थी। लेकिन आजकल कहाँ पता चलता है कौन बच्चा है, और आजकल तो छोटे छोटे बच्चों के भी हालात बड़े ख़राब हैं। लेकिन वो तो ये सोचकर भी परेशान हो रही थी कि बेचारी बच्ची के घर वालों का क्या हाल हो रहा होगा। उसके बाद 2-3 बार पुलिस मोहल्ले में आई और सारे मोहल्ले वालों से पूछगछ भी की थी। मुझे भी कहा कि आप अकेली रहती हैं, तो मैंने कहा हाँ मैं अकेली रहती हूँ। वो मुझे अजीब सी नज़रों से देखने लगे थे। लेकिन तभी वहाँ पर मकान मालिक आ गया। उसने कहा कि अकेली रहती है, लेकिन ये भरोसे वाली लड़की है, मैं इसके माँ बाप को जानता हूँ, उसने मुझे बचाने के लिए झूठ बोला था। ये बात मुझे बहुत अच्छी लगी। बाद में मैंने उसका धन्यवाद किया। मैंने कहा कि आपकी बहुत कृपा है। उसने कहा कि आखिर तुम अकेली क्यों रहती हो। फिर मैंने उसे सारी बात बता दी कि मेरे माँ बाप दोनों ही इस दुनिया से चले गए हैं, और अगर मैं अपनी सौतेली माँ के साथ रहती तो मेरी शादी वो अपने सहेली के नशेड़ी बेटे से करवा देती, और मैं ऐसा नहीं चाहती थी। इसलिए यहाँ आकर अपनी ज़िंदगी अपने तरीके से जीने चली आई। यहाँ पर मेहनत करती हूँ और आराम से रह रही हूँ। उसने कहा, मुझे कोई ऐतराज़ नहीं है, तुम बहुत ही बहादुर हो और ये बहुत ही अच्छी बात है। मुझे तुम्हारा साथ देकर अच्छा लगा। दिन इसी तरह से गुजर रहे थे जब हमें एक और ख़बर मिली। जिस घर से लड़की भाग गई थी उसके बाप ने खुदकुशी कर ली थी। शायद वो बदनामी बर्दाश्त नहीं कर सका था। बहुत ही गलत बात थी। मुझे बहुत ही अफसोस हुआ कि लड़की घर से चली गई और बाप ने उसके पीछे जान दे दी। अब न जाने अपनी मर्जी से गई थी वो लड़की या किसी ने उसे अगवा किया था। लेकिन बाप बेचारा तो इस दुनिया से चला गया था, और बाकी बहन भाइयों का तो नुकसान हो गया था, जिनको संभालने और पालने वाला सिर्फ एक अकेला बाप ही था। मुझे इस मामले पर बहुत अफसोस हुआ। एक दिन मैं और कोमल वापस आ रहे थे जब हमने उस लड़की की माँ को देखा। वो अपने घर के बाहर सड़क पर बैठी थी। उसकी हालत देखकर हमें बहुत अफसोस हो रहा था। अब तो मुझे गुस्सा आने लगा और ये विश्वास हो गया कि वो लड़की अपनी मर्जी से भाग गई है, नहीं तो पुलिस को अभी तक उसके बारे में पता चल जाना था। छोटा सा मोहल्ला था और मोहल्ले में अक्सर घरों के सामने कैमरे भी लगे हुए थे, फिर भी अभी तक बात सामने नहीं आई थी। इसका मतलब तो यही था कि वो अपनी मर्जी से गई हुई है। मैंने कोमल से कहा, इसी लड़की पर मुझे बहुत गुस्सा आता है। उसने एक पल के लिए भी अपनी माँ बाप के बारे में नहीं सोचा कि मेरे घर से भागने के बाद मेरे माँ बाप का क्या होगा। अगर मेरे माँ बाप इस दुनिया में जिंदा होते तो मैं उनकी खुशी के लिए अपनी सारी खुशियाँ कुर्बान कर देती। मेरी बात सुनकर कोमल की आंखों में आंसू भर आए थे। कोमल ने कहा कि कभी कभी लोग अपने माँ बाप के लिए अपनी सारी खुशियाँ कुर्बान कर देते हैं, लेकिन फिर भी बदले में उनको कुछ नहीं मिलता।
कोमल ने ये बात करते करते अपने गले में पहने एक लॉकेट को थाम लिया था। मैंने कहा, क्या मतलब? उसने कहा कि मैं किसी से बहुत मोहब्बत करती थी, जो मेरी तरह ही टीचर था। वो कहता था कि हम दोनों शादी कर लेंगे और फिर अपना एक स्कूल खोलेंगे जिसमें हम मिलकर बच्चों को पढ़ाया करेंगे, अपनी ज़िंदगी बहुत ही खूबसूरत बनाएंगे, एक प्यारा सा घर बनाएंगे, एक साथ कामयाबी का सफ़र तय करेंगे। उसका इस दुनिया में कोई नहीं था और उसके पास मुझे देने के लिए भी कुछ नहीं था सिवाय मोहब्बत और साथ के। मुझे वो लड़का बहुत पसंद था और मैं उससे शादी करना चाहती थी। लेकिन जब मैंने ये बात अपने घर वालों से कही तो उन्होंने कहा कि घर में कमाने वाला और कोई नहीं है, तेरे पापा जिंदा नहीं हैं और तू 2 जवान बहनों को छोड़कर अपना घर बसाना चाहती है। मैंने कहा कि मैं शादी करके भी आप लोगों के लिए पैसे भेजती रहूँगी, पर मेरी माँ ने कहा कि फिर वो बात नहीं रहती, पति ऐतराज़ करता है और फिर सब कुछ ख़त्म हो जाता है। तू अपनी ज़िंदगी में बिजी हो जाएगी, तेरे अपने खुद के बच्चे हो जाएंगे, तू अपनी बहनों से ज़्यादा अपने बच्चों के बारे में सोचेगी। अगर तुझे हमारा एहसास है तो फिर तू ये शादी मत कर, और अगर हमारा एहसास नहीं है तो जा कर ले शादी। मुझे या तो अपनी खुशियाँ चुननी थी या फिर अपनी माँ और अपनी छोटी बहनों की। फिर मैंने अपनी माँ और बहनों को चुन लिया। मैंने शादी नहीं की, लेकिन आज भी मुझे वो लड़का बहुत याद आता है। उसके माँ बाप ने उसकी शादी कर दी है, उसका एक बेटा भी है, उसने अपना घर भी ले लिया है और गाड़ी भी खरीद ली है। मैं सोचती हूँ कि अगर उस समय मैंने फ़ैसला लिया होता तो मैं उसके साथ होती। ये लॉकेट उसी की आखिरी निशानी है जो मेरे पास ही रह गया था। तुम्हारे तो माँ बाप नहीं हैं, लेकिन मैंने अपने माँ बाप के लिए अपनी मोहब्बत को कुर्बान कर दिया। अब मैं जिंदा तो हूँ लेकिन खुश नहीं हूँ। जब तक मेरी बहनों की शादी नहीं होगी मेरा भी घर नहीं बसेगा, और मुझे पता है कि बहनों की शादी करते करते मेरे बालों में चांदी उतर आएगी, मेरे चेहरे से जवानी की रौनक ख़त्म हो जाएगी। उसके बाद मुझे अपनी बूढ़ी माँ का सहारा बन जाना पड़ेगा। मैं सिर्फ पैसे कमाने की मशीन बन गई हूँ, सब मुझे अपने मतलब के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। मेरी माँ मेरी कभी शादी नहीं करेगी। कोमल की कहानी सुनकर मुझे बहुत दुख हुआ था। आजकल कोमल की माँ कोमल की छोटी बहन के लिए रिश्ता तलाश कर रही थी। मैं और कोमल वहाँ से वापस आ रहे थे जब मालिक मकान रास्ते में मिल गया। वो सामने से आ रहा था। हमने उसे नमस्ते किया। उन्होंने नमस्ते का जवाब दिया और कहा, मोहल्ले की बहुत ही प्यारी बच्ची हो तुम दोनों, और बहुत ही ज़्यादा बहादुर और जिम्मेदार भी। अपने घर वालों के लिए कितनी मेहनत करती हो, भगवान तुम लोगों को खुश रखे। वो चला गया और मैंने कोमल से कहा कि कितना आशीर्वाद देता है ये बुढ़ा, मगर पता नहीं सब लोग इसके बारे में इतना बुरा क्यों कहते हैं। बेचारा कितना शरीफ है, इतना बुरा भी नहीं है। कोमल का कहना था कि किसी की शक्ल पर नहीं जाते। एक समय एक आदमी था जो समय पर किराया नहीं दे रहा था और इस बुढ़े ने रात को ही उसका सामान उठाकर बाहर फेंक दिया था। सर्दी का मौसम था, उसके छोटे छोटे बच्चे थे, उनको सुबह तक का भी टाइम नहीं दिया। मैंने कोमल से कहा कि हो सकता है उसने पहले उन लोगों को टाइम दे रखा हो। आखिर इन लोगों को भी तो समझना चाहिए ना कि घर किराए पर दिया जाता है, आपके नाम नहीं कर दिया जाता। अगर टाइम पर किराया नहीं दोगे तो मकान मालिक का दिमाग तो ख़राब होगा ही। उसने कहा कि तुम पता नहीं क्यों उसके बारे में इतना अच्छा सोचती हो, तुम्हें अभी यहाँ आए हुए सिर्फ 3 महीने ही हुए हैं, ये इतना अच्छा इंसान नहीं है। मैंने उसको कहा कि मुझे आज तक उसमें कोई बुराई नज़र नहीं आई। वैसे भी हमने कौन सा उसके साथ कोई रिश्तेदारी बनानी है। अगर वो हमें हंसकर बुलाए तो हम भी हंसकर बोलेंगे। कल को हमें उसकी ज़रूरत भी तो पड़ सकती है। कभी अगर मजबूरी हुई तो कम से कम 1 महीने की मोहलत तो दे ही देगा। शाम का समय था, वो अपने घर चली गई और मैं उसकी ज़िंदगी के बारे में सोचती रही। क्या ज़िंदगी है उसकी, घर वालों को कब तक काम कर कर के खिलाएगी। मैं भी पहले जो पैसे कमाती थी मेरी सौतेली माँ मुझसे छीन लेती थी। मुझे उस समय बहुत बुरा लगता था, लेकिन वो तो मेरी सौतेली माँ थी, उससे मुझे यही उम्मीद थी। लेकिन ये तो उसके अपने थे, फिर भी उसके साथ ऐसा व्यवहार कर रहे थे। बुरा तो कोमल को भी बहुत लगता होगा, पर बेचारी चुपचाप सब कुछ सहन कर रही थी। मैंने उसके लिए भगवान से प्रार्थना की कि हे भगवान, कोमल के नसीब अच्छे करे, उसे भी एक प्यारा सा जीवन साथी मिल जाए जिसके साथ वो अपनी ज़िंदगी हंसी खुशी गुजारे। सुबह सुबह फिर से शोर मच गया था। मेरी आँख खुली और मेरे मुंह से अचानक निकला, हे भगवान अब क्या हो गया। मैं बाहर आई, सामने का दृश्य जल्दी ही समझ गई, क्योंकि जो कुछ हो रहा था वो 2 घर छोड़ कर ही हो रहा था। और ये देखकर मेरे कदमों से ज़मीन निकल गई कि इस बार जो लड़की गायब हुई थी वो कोई और नहीं बल्कि कोमल थी। मेरे कदमों में जैसे जान ही नहीं रही थी। मैंने फ़ौरन भाग के उसके घर गई। मैंने उसकी माँ और बहनों से पूछा। उन्होंने कहा कि रात को तो घर पर ही थी, लेकिन सुबह हुई तो पता नहीं कहाँ चली गई।
हमें ये ख़त भी मिला है जिसमें लिखा है कि मैं यहाँ नहीं रहना चाहती हूँ, ये सब कुछ छोड़ कर जा रही हूँ। मैं हैरान रह गई कि ऐसा नहीं हो सकता। अगर वो ऐसा करना चाहती तो पहले ही कर चुकी होती। वो तो अपना प्यार भी कुर्बान कर चुकी थी, तो भला भाग कर कहाँ जाती। उन्होंने मुझसे पूछा कि तुमसे कोमल की कुछ बात हुई थी। मैंने कहा मुझसे कोई बात नहीं हुई थी, हम साथ ही गए थे और वहाँ से सीधा वापस आ गए थे। रास्ते में मालिक मकान से भी मिले थे। उस समय तो सब कुछ ठीक लग रहा था। फिर आखिर कोमल कहाँ चली गई थी। मुझे लगा कि उसकी माँ इस बात पर रोएगी कि मेरी बेटी गायब हो गई है और अब पता नहीं कैसे मिलेगी, लेकिन वो तो ऐसे बातें कर रही थी, कह रही थी कि हमारा मुंह काला करवा कर चली गई है। वो तो हमारी जिम्मेदारियों से पहले ही मुंह मोड़ना चाहती थी, उन्हें पहले ही नहीं उठाना चाहती थी। अब जिम्मेदारियों से हाथ छुड़ाकर भाग गई है। हमारा तो कोई कमाने वाला भी नहीं है, वो तो हमें बर्बाद करके चली गई है। पता नहीं किसके साथ मुंह काला करवाया है। कोमल की माँ की सोच पर मुझे बहुत अफसोस हुआ। मैंने कोमल को खुद ही तलाश करना शुरू कर दिया और पुलिस स्टेशन में भी गई, बयान भी दिया और उनको कहा कि कुछ भी करें मगर कोमल को तलाश करें, वो मेरी बहुत ही अच्छी दोस्त है। मैं कोमल के लिए बहुत परेशान थी और दिन ऐसे ही गुजरते जा रहे थे और उसकी कोई खबर नहीं मिल रही थी। मुझे विश्वास था कि वो किसी के साथ नहीं गई है, ज़रूर उसे किसी ने अगवा किया है, क्योंकि उसकी ज़िंदगी में कोई था ही नहीं। अगर कोई होता तो वो मुझे ज़रूर बताती। हर गुजरते दिन के साथ मेरी परेशानी भी बढ़ती चली जा रही थी। कोमल का ख्याल मेरे दिल से निकलता ही नहीं था, क्योंकि हम एक ही जगह काम करते थे, साथ आते थे, साथ जाते थे। हमारी दोस्ती बहुत ही पक्की हो गई थी। पूरे मोहल्ले में कोमल के अलावा कोई नहीं था जिससे मैं अपने दिल की बात कह सकती। हम एक दूसरे के सुख दुख से जानकार थे। मकान मालिक के कपड़े अक्सर मेरे पास आते रहते थे। मैं जिस समय फ्री होती थी जल्दी से कपड़े धो दिया करती थी, क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि वो मुझसे कोई बात करे कि तुमने अभी तक मेरे कपड़े क्यों नहीं धोए। आज मैं बैठी कोमल के बारे में ही सोच रही थी। मेरी आंखों में भी बार बार आंसू आ रहे थे। जब एक बच्चा कपड़े पकड़ा कर चला गया, मैं कपड़ों को धोने से पहले उनको चेक करने लगी। ये बात मुझे मेरी माँ ने ही सिखाई थी कि कपड़े धोने से पहले उनकी जेबों को चेक करते हैं, हो सकता है उनमें कोई पैसा या कोई ज़रूरी कागज़ हो। इस बार जब मैंने जेब चेक की तो मेरे हाथ में एक ऐसी चीज़ आई कि मैं हैरान रह गई। ये पैसे नहीं थे, लेकिन ये जो भी चीज़ थी, जब मैंने उसे हाथ में पकड़ा तो महसूस कर लिया था। अपनी आंखों से देखा तो मेरे पैरों तले से ज़मीन निकल गई थी। मेरे हाथ पैर कांपने लगे थे। मैं बहुत ज़्यादा घबरा गई थी। मैं जल्दी से वो कपड़े एक तरफ फेंके और जल्दी जल्दी अपना सामान बांधने लगी, क्योंकि मुझे यहाँ से जल्द निकलना था। मुझे यहाँ से दूर जाना था, क्योंकि मेरी जान को भी खतरा था। क्योंकि जो चीज़ मुझे मकान मालिक की जेब से मिली थी वो कुछ और नहीं बल्कि कोमल का वही लॉकेट था जो उस दिन वो पहने हुए थी और उसने मुझे अपने प्यार की कहानी सुनाई थी। मकान मालिक की जेब से उसके निकलने का यही मतलब था कि उसने ही कोमल को अगवा किया था। मेरी आंखों से आंसू बह रहे थे। मैंने सोचा कि मुझे ये बात फ़ौरन पुलिस को बतानी चाहिए, लेकिन पहले मुझे यहाँ से निकलना था, क्योंकि अगर बुढ़े को याद आता कि कोमल की चैन उसके कपड़ों में थी तो वो कपड़े मेरे पास हैं तो वो सबसे पहले मेरे पास ही आता। मैं अपना सामान बांध कर जा ही रही थी कि दरवाजे पर दस्तक हुई और दस्तक देने के अंदाज से पता चला कि ये कोई नॉर्मल दस्तक नहीं है। मैं घर की पिछली तरफ से दीवार कूद गई और भागकर पुलिस स्टेशन चली गई। मेरी हालत बहुत ज़्यादा बुरी थी। मैंने उनको सब कुछ बता दिया और ये भी कहा कि मुझे सुरक्षा दी जाए, क्योंकि मेरी जान को खतरा है। उन लोगों ने सारी बात समझी, मेरा बयान लिया और फ़ौरन इस मामले की खोज पर लग गए। और फिर पता चला इससे पहले जो लड़की गायब हुई थी उसको भी उसी बुढ़े ने अगवा किया था। वो मोहल्ले की खूबसूरत लड़कियों को ऐसे ही अगवा कर लिया करता था और जब तक उसका दिल न भरता उनको ऐसे ही अपने पास रखता और उसके बाद उनका पत्ता ही साफ कर देता था। वो बुढ़ा जरूर था, लेकिन अभी उसकी रंगीन मिजाजियाँ ख़त्म नहीं हुई थीं। पुलिस ने उसको आकर पकड़ लिया था। पता नहीं वो कितनी लड़कियों के साथ ऐसा कर चुका था। जब पुलिस ने उसका अच्छे से स्वागत किया तो उसने अपना जुर्म स्वीकार कर लिया था। उसने कोमल के बारे में बताया कि कोमल अभी जिंदा है। कोमल की इज्जत लुट चुकी थी, लेकिन उसकी जान बच गई थी। कोमल की माँ ने उसे घर में रखने से मना कर दिया और कहा कि ये मेरे घर में नहीं रहेगी, नहीं तो इसकी वजह से मेरी बाकी बेटियों के रिश्ते नहीं आएंगे। और मैं उसको अपने घर में ले आई। बड़ी मुश्किल से मैंने उसे संभाला और ज़िंदगी की तरफ वापस ले आई। उसके बाद हम लोग दूसरे शहर में चले आए। अब हम लोग एक साथ रहते हैं। वो पहले जैसी नहीं रही है। उसको देखकर मुझे बहुत दुख होता है। मैंने उसे बचा तो लिया था, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं था। हम दोनों की ज़िंदगी इसी तरह गुजर रही थी। हम दोनों ही एक दूसरे का सहारा थे। दुनिया में कैसे कैसे जालिम लोग हैं। उस बुढ़े को जेल हो गई थी
सोचती हूँ कि बुढ़े का बहुत बुरा अंजाम होना चाहिए था, ताकि वो दोबारा किसी की बेटी के साथ ऐसा ना कर सके। इस नई जगह पर आकर भी मैं और कोमल एक स्कूल में पढ़ाने लगे थे। स्कूल का प्रिंसिपल कोई 40 साल की उम्र का था। उसके 2 बच्चे थे, 10 साल का बेटा और 12 साल की बेटी। उसकी आंखों से पता लगता था कि वो कोमल को पसंद करने लगा है, लेकिन कोमल को अब इन बातों से कोई मतलब नहीं था। वो तो बस अपनी ज़िंदगी खींचे जा रही थी। लेकिन फिर मैंने कोमल को फोर्स किया कि वो अपना घर बसा ले, इससे अच्छा मौका उसे फिर नहीं मिलेगा। लेकिन कोमल का कहना था कि मैं किसी को धोखा नहीं दे सकती। मैं अपनी सबसे कीमती चीज़, अपनी इज्जत गंवा चुकी हूँ। मुझे पता है ये सच्चाई जानने के बाद प्रसून मुझसे शादी नहीं करेंगे। लेकिन मैं कोमल को समझाने लगी कि तुम प्रसून को कुछ नहीं बताओगी। भगवान ने तुम्हें मौका दिया है, तुम उससे शादी कर लो और अपनी ज़िंदगी हंसी खुशी गुजारो। और फिर मैंने प्रसून सर से कहा कि आप कोमल से शादी कर लें, वो बहुत अच्छी लड़की है, आपके बच्चों को माँ का प्यार देगी। मेरे बहुत जोर देने पर और उधर प्रसून सर के प्रपोज करने पर कोमल शादी के लिए मान गई थी। बहुत ही सादगी से कोमल और प्रसून सर की शादी हो गई थी। प्रसून सर कोमल का बहुत ही ध्यान रखते हैं। प्रसून सर के बच्चे भी कोमल को अपनी माँ समझते हैं, क्योंकि कोमल का व्यवहार उनके साथ बहुत ही अच्छा है। और फिर कोमल ने मुझे भी अपनी देवरानी बना लिया। कोमल का देवर एक ऑफिस में नौकरी करता था और उसकी गुजारे लायक अच्छी नौकरी थी। आज हम दोनों देवरानी जेठानी बहनों की तरह रहते हैं। हमारे घर में खुशियाँ ही खुशियाँ हैं। लेकिन कभी कभी कोमल का मन दुखता है कि उसने प्रसून को सच्चाई न बताकर गलत किया है। लेकिन मैंने अब तक कोमल को रोके रखा है कि वो प्रसून को कुछ न बताए। मर्द का कोई भरोसा नहीं कि कब बदल जाए। उसके संबंध चाहे कितनी भी स्त्रियों के साथ रहें, लेकिन मर्द अपनी पत्नियों को लेकर बहुत ही पजेसिव रहते हैं। मैं नहीं चाहती कि कोमल के हंसते बसते घर को किसी की नज़र लगे। दोस्तों, आप लोग ही अपनी राय दें कि कोमल को अपनी सच्चाई प्रसून सर को बता देनी चाहिए या नहीं। तो दोस्तों, आज की हमारी ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करना। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना। ऐसी और कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल पर बने रहें। कहानी को अंत तक सुनने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, मिलते हैं अगली किसी नई कहानी में।